नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शेखर जोशी की कहानी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शेखर जोशी की कहानी। हम सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले शेखर जोशी हमारे बीच से चले गए। यूं तो जो शब्दों का जो क्या कहूँ मैं, शब्दों का रचयिता जो होता है वो जाता नहीं, शब्द यहीं बचे रहते हैं। लेकिन फिर भी शरीर तो चला ही जाता है। और जब वो शरीर चला गया तब अब हम शेखर जोशी कोई नई कहानी नहीं पढ़ सकते। वो अच्छी उम्र पा करके गए और उनकी कहानियाँ और भी बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगी। लेकिन उन्हें मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ उन्हीं की एक कहानी, कोसी का घटवार। इस कहानी के बारे में मुझे लोगों ने कहा कि मैं ये कहानी सुनाऊं। ग्यासो शेख जी ने तो खास तौर से लिख करके मुझे कहा कि मैं ये कहानी सुनाऊं। तो इसका चयन इसलिए भी हुआ है और मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये कहानी कहा कि मैं इस कहानी सुनाऊं। तो हम ये पढ़ेंगे, एक प्रेम कहानी है ये, मार्मिक प्रेम कहानी। कहते हैं ना कि फूल मर भी जाए तो भी सुगंध बाकी रहती है, और यहाँ तो फूल भी है और सुगंध भी है। भले ही वो फूल पूरी तरह से खिल ना पाया हो, लेकिन मनों में तो फूल खिले ही रहते हैं। गजब विडंबना परक कहानी है। जब आप इसको सुनेंगे और देखेंगे कि अंत में क्या हुआ। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये पढ़ रही हूँ। जरा देखिएगा कि चित्र कैसे बन रहे हैं इस कहानी में। आप पढ़ते चलेंगे और चित्र बनते चले जाएंगे। आपके मन में ऐसा लगेगा कि जैसे आप भी उसी कमरे में हैं जहां पर वह पंचक्की लगी हुई है। अभी खप्पर में 1/4 से अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़ कर एक ढेर बना लिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है। परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष फर्क नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफेद परत बैठ गई थी। हमने देखा है जो आटा चक्की वाले होते हैं उनके सारे शरीर पर एक हल्की सी सफेद परत बैठ जाती है आटे की। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। कैसी अनहोनी बात। बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। अन्य वर्षों तक अब तक लोगों की धान रुपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां सूखी जा रही हैं। छोटे नाले गूलों के किनारे के घट महीनों से बंद पड़े हैं। कोसी के किनारे है गुसाई का यह घाट, पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात दे रही है। चक्की के निचले खंड में छिछ छिछ की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज। अच्छे खाते पीते गवालों के घर में दही की मथानी से ज्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई पड़ती थी, दूसरों के तो क्या कहें। और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहां सुनाई पड़ जाए। अरे खुसखुस खुसखुस कोई बोले तो सुनाई पड़ जाए, जोर से बोलने की तो बात ही छोड़ दे। छप छप छप। पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए।
बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फरलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव घट की गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं बचा था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर आ जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, है हो, यहां लंबर देर से आएगा, 2 दिन का पिसाना भी जमा है, ऊपर उमेश सिंह के घट में देख लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार के वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर क्यों नहीं लगा देते। गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। सल्ला कैसे चीखता है जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन ना सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दिया, यह जरूरी का बाप भी रखा हुआ है, जाओ तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट आया। मिहल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और घुर्र घुर्र करता हुआ धुआं उड़ाता रहा। खस्सर खस्सर चक्की का पाट चल रहा था। किट 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 खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिछिर छिछिर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी। और कहीं कोई आवाज नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरे ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़िया भी नहीं बोलती। किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर कहाँ होगा। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, आहा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैली को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का तो आसरा हो जाता। आहा, नहीं बेचना चाहिए था। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है ना, वही। जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। अरे क्या ठिकाना है ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, वहां कोई कुत्ता बिल्ली आएगा। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह ठंडक बड़ी अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों के बाएं कोने में एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों को याद कर गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। याद करने को मन नहीं करता। पुरानी, बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट। वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी तो कितनी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। और उस पार छुट्टियों की बात। कौन महीना? बैसाख ही था। सर पर क्रॉस खुखरी की क्रेस्ट वाली काली किश्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी पर पहन वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़वन की आग की तरह खबर फैल गई थी इधर उधर। बच्चे बूढ़े उससे सभी मिलने आए। चाचा का गोठ एकदम भर गया था, ठस्सा ठस। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल पीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे।
सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ नहीं था वह, कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। पर गुसाई की आंखें भीड़ में किसी को खोज रही थी और वह वहां नहीं थी। नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटिया खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुसाई उस दिन उससे मिल ही ना सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे, आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लगा है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे। लोग क्या, सिगरेट, बीड़ी और गपशप, और क्या। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पाल पतेल के लिए जंगल जाते देख वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना लगाकर अकेले जंगल को चल दिया था। अच्छा हुआ जो पीछे कोई और नहीं आया, उन्हें बोलते हम भी चलेंगे। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके, गदराए, गहरे, लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इससे निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर खुद ही हंस दी। फिर पुरानी बात क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता। शायद यह, तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा। अरे मेरी सुआ तो बोल, तो कुछ ऐसा ही कहा था। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी, जरा सोची। अपनी गुसाई ने? कहां उसकी किस्मत, अकेला लड़का। उसे लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती पहनाई पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तुरी निशान लेकर उसे बहाने गया था, जिसके आगे पीछे कोई भाई बहन नहीं। परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले छोकरी को कैसे दे दे अपनी लक्ष्मा हम? यह लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने ही टेढ़े तिरछे बात चलाई थी, लेकिन ये जवाब मिला, न माँ बाप न भाई बहन, कैसे दे दे उस अकेले लड़के को? हरदम तो बंदूक की गोली के नोक पर रहता है वो, पता नहीं कल को क्या हो। हमारी बेटी। उसी साल मंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, यार हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी चिट्ठियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी, खूब अच्छी औरत मिली है, इतनी शक्ल सूरत है ऐसी क्या बताऊं, और सल्ला बिल्कुल पटाखा, बड़ी हंसमुख है। अरे तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नजदीक की है। गुसाई यूं देख रहा उसे कि पता नहीं आगे क्या बोलेगा। अरे लक्ष्मा, लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है उसका। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे था उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन पूरे 2 पैग ले बैठा। अगले दिन पेशी, मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, सल्ला एडजुटेंट, मलेरिया हो जाए, मरी जाता मैं, हुआ ही नहीं। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले मौका निकालकर वह लक्ष्मा से मिला था।
गंगनाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। कहो ना, क्या कहते हो तुम? आंखों में आंसू भर के लक्ष्मण ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मण से भेंट होगी तो वह जरूर कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या फायदा। तिस तिस पर भी गंगनाथ का कोप, वह तो कभी भी फल फूल नहीं सकता जिस पर हो गया। आहा। पर लक्ष्मण से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन ही नहीं होता। लक्ष्मण के बारे में किसी से पूछना, कैसे पूछे? अच्छा तो नहीं लगता ना कि वो लक्ष्मण के बारे में किसी से पूछता फिरे। जितने दिन नौकरी रही वह पलट कर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियरी ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम सबसे ऊपर, लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा, 15 साल बाद रिजर्व में आने पर। काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मण का हठ उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़ के सुनाता, अक्षर अक्षर शब्द शब्द, कितना देखा कितना सुना कितना अनुभव, बाप रे बाप। पर नदी किनारे यह तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और महल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई। चारों ओर कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। कैसी हो गई है जिंदगी। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक केवल निराश लौट जाने के लिए क्यों बाध्य करे। कैसे कोसी के चिकने और बिल्कुल काई लगे पत्थर हैं। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिसान स्वीकार करवाने वालों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने का भी मन नहीं हुआ। आने तो चली जाएगी वापस, इतनी दूर से आ रही तो और भी चढ़ जाएगी। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग पर आ चुकी थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किटकिट की आवाज बंद हो गई। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिछिर छिछिर की आवाज भी कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसकती हुई घरघराहट का धीमा धीमा संगीत दे रही थी। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर। कब आएगी बारी? रात की रोटी के लिए घर में जरा सा भी आटा नहीं है, बताइए ना। सर पर पिसान रखे एक स्त्री स्वर उससे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसी की गति के साथ गुसाई को अपने दिल की धड़कन का आभास हो रहा था। बड़ी तेज धड़कन हो गई थी। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह बूढ़ा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने फिर पूछा, कब बारी आएगी? घर में बिल्कुल भी आटा नहीं है। ज्यादा थैलियां हैं क्या? वह अब
भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई टाल न पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहां पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई झुककर घट से बाहर निकला। बहुत बहुत नीचा दरवाजा था। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते देखता रहा और फिर अपने हाथों और सिर पर गिरे आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाते हुए उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को रोक नहीं पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी, आगे बढ़ती रही। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते हैं। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर दोबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छांव में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर निकलकर उसने आंचल की कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गुसाई बैठा था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छां छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक जगह न थी। वह उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी। बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में लंबर मिलता। जो संतति नहीं थी, उनके प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद का रूप में ग्रहण किया। इसी कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व ही उसने कहा, अरे जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में उमड़ती आंधी को रोक कर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण आदमी हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़ कर बैठते लक्ष्मा ने शंकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लवावित होकर बहने लगी। अगर वो लक्ष्मा तक पहुंच जाती वो जल, तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम, लक्ष्मा जाने क्या कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पंटल से लौट आया था, वक्त काटने के लिए घट लगवा लिया। बाल बच्चे ठीक हैं तुम्हारे? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीख लेकर आग को
कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा को अपने लिए रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद गुसाई को सहसा ध्यान आया और उसने लक्ष्मा को देखा ध्यान से। उसके गले में चरेऊ सुहाग चिन्ह नहीं था। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो गई थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिसे वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। इसका भगवान नहीं होता, उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांध करके कहीं डूब मरती, सारा जंजाल कट जाता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता। बाबा की जायदाद पर उनकी आंख लगी है, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा दूं। अरे बार बार मैंने साफ साफ कहा है कि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो ढो कर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बन करके नहीं रहूंगी। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना प्रकट नहीं की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता रहा। दाड़िम के वृक्ष से पेट टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठ गई थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 साल पहले वाली लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी धूप है इस साल, प्रसंग बदलने के लिए उसने कहा। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढकी डालों से छन कर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एकटक देखने लगा। दोपहर बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही है तो इधर आ जाओ छांव में। कहता हुआ गुसाई एक लंबी जमाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अल्मुनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को पटोरकर उसने आग सुलगाई और एक कालिक पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह कहकर कह गया, चाय का टाइम हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे ही लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता पूछता मेरी जान खाने यहां पहुंच गया।
गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज की जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौट के जाएंगे, इतनी देर में मरा जाता है क्या तू? चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मिहल के पेड़ की ओर जाते समय उसने साथ में एक दो बर्तन और ले लिए। लक्ष्मण ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक एनिमल का मग और एक एल्युमिनियम के मैस्टिन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मण उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की, गुसाई ना नहीं कर सका। हटो, मैं बना देती हूँ, चलो हटो, मैं हूं तो तुम। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। बरसों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मण के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी वह आपस में टकरा जाते तो खन्न खन्न का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई को आज पहली बार मालूम पड़ा। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मण रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे से में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मण ने आग्रह के स्वर में कहा, तुम्हें चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। अरे मैं तो टाइम से ही खाऊंगा। यह तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। ना ना, वह भी घर से खाकर ही आया है, मैं रोटियां बना कर रखाई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट की। यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआ सी आवाज में वास्तविक बातें बता दी। रोटियों को देख करके उसका संयम ढीला हो गया था। लक्ष्मण ने आंखें तरेड़कर उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुख आरक्त हो गया था। बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फायदा? गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु मां की अनुमति के बिना उसे स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर, कभी मां की ओर देख लेता था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटी लेने में संकोच करता रहा तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, मां अब ली क्यों नहीं लेता? जा ले, जहां जाएगा अपने अच्छे नहीं दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ रखकर बच्चे के हाथों में दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गोसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए छोटे छोटे होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव आ गया था, जिसे गोसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गोसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों का स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई हो करके खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो एक आध रोटी और खा लेता बच्चा। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी व्यवस्था प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में नमक तेल नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं तो ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोच पूर्ण कहा, लक्ष्मण
लक्ष्मा ने जिज्ञासा से भरी आंखें उठाई। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आ गया था। नहीं नहीं, ये नहीं, काम तो चल रहा है, मैं इस मतलब से थोड़ी ही कह रही थी, ये तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा न लगा, रूखी आवाज में बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही तो आदमी आदमी के काम आता है, और अगर नहीं आया तो बेकार है। सल्ला, कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया। और इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाही नहीं रहे तो भले बुरे दिन निभी जाते हैं, पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए, अपने पराए प्रेम से हंस बोल दें तो बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुंह की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां कोई चिन्ह नहीं था। गंगनाथ की सौ, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, यही तो कहा था लक्ष्मा ने, लेकिन अब कोई इस तरह का भाव नहीं। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुकी थी। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ। पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टिन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट आया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए वह फिर ठिठक कर खड़ा हुआ। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही थी। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुख का रंग अचानक फीका होने लगा, पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ पर जाकर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना लक्ष्मा। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा ही रहना चाहिए। फिर मुड़ गया। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वो रुका नहीं। पानी तोड़ने वाले खेतीहर से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट किट कर रही थी। चक्की का पाट खिसिर खिसिर चल रहा था और मथाने की पानी काटने की आवाज आ रही थी। और कोई स्वर नहीं। चारों ओर सुनसान, निस्तब्ध, ठीक उसके जीवन की तरह। ये कहानी ओपन-एंडेड है। चली गई है लक्ष्मा, लेकिन पाठक और गुसाई के मन में क्या है ये कौन जाने। पाठक सोच भी सकता है कि शायद भविष्य, कौन जानता है भविष्य को। ओपन एंडेडनेस एक डिवाइस भी हो सकता है लेखक के लिए कि वो ओपन एंडेड छोड़ दे और हम लोगों को सोचने के लिए खुली छूट दे दे। ये डिवाइस तो है ही, लेकिन कुछ उस समाज के बारे में भी बताता है जिस समाज में गुसाई और लक्ष्मा थे।
ये उस समाज के बारे में भी बताती कहानी है। तो इस कहानी के साथ मैं एक बार फिर लेखक को, उनके शब्दों को प्रणाम करती हूँ और आप लोगों को धन्यवाद।